नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं खबरदार। आज मैं नॉर्थ सिक्किम में हूं और यहां से हम खबरदार आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले हम खबरों को जरा खबरदार के लेंस से देख लेते हैं, क्योंकि कल का जो दिन है वो सबसे अहम होने वाला है कश्मीर के लिए। जो बैठक वहां पर होने वाली है उसे लेकर हम सबसे पहले जरा लेंस के जरिए परखते हैं कि इस बैठक में क्या हो सकता है। तो हम आपको बता दें कि कल जम्मू कश्मीर के भविष्य को लेकर सबसे जरूरी मीटिंग है। उस मीटिंग से ठीक पहले टेरर का ट्रेलर दिखाई दे रहा है। कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि कश्मीर कभी शांत हो। श्रीनगर में आतंकी हमला और सीआईडी इंस्पेक्टर की हत्या, पुलिस थाने पर पेट्रोल बम से हमला, कठुआ बॉर्डर पर पाकिस्तान से घुसपैठ की कोशिश। सवाल यह है कि पीएम के साथ मीटिंग से पहले कश्मीर का माहौल कौन बिगाड़ रहा है और किसके इशारे पर बिगाड़ रहा है। पाकिस्तान के लाहौर में हुए एक धमाके पर भी आज सबकी नजर थी। जहां धमाका हुआ उसी इलाके में कुख्यात आतंकवादी हाफिज सईद का घर है। इसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या हाफिज सईद की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पाकिस्तान इस समय एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा है। एफएटीएफ की बैठक भी 21 से 25 जून के शेड्यूल के हिसाब से चल रही है। ऐसे में इस घटना का विश्लेषण भी बहुत जरूरी हो जाता है। कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट पर चिंताएं बढ़ रही हैं। भारत में 45,000 से ज्यादा सैंपल की सीक्वेंसिंग हुई है, जिनमें से डेल्टा प्लस संक्रमण के 40 मामले पाए गए हैं। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में रिकॉर्ड हुए हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश और केरल में भी इस स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। सारे राज्य अलर्ट पर हैं। वायरस के इस वेरिएंट से जुड़े हर अपडेट पर ध्यान दीजिएगा। वेरिएंट कोई भी हो, बचाएगा वैक्सीन। और वैक्सीनेशन 100 मीटर की रेस नहीं है कि एक छोटे से हिस्से में थोड़ी देर के लिए तेज दौड़ लगाने पर मेडल मिल जाए। वैक्सीनेशन अभियान में जीतने के लिए मैराथन की तरह दौड़ना होगा। भारत ने 21 जून को वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड तो बना लिया, लेकिन आगे उसे अपनी इस रफ्तार को बनाकर रखना होगा, वरना यह मुकाबला हम जीत नहीं पाएंगे। वैक्सीनेशन की स्पीड में सांप सीढ़ी वाला खेल क्यों चल रहा है, ये आपको समझाएंगे। और शुरुआत में ही आपको एक्स्ट्रा खबरदार कर देते हैं। ईडी ने विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की करीब 18,170 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने के बाद इसमें 9,371 करोड़ रुपए की संपत्ति सरकार और सरकारी बैंकों को सौंप दी है। इन तीनों ने अपनी कंपनियों के जरिए बैंकों से धोखाधड़ी की थी, जिससे बैंकों को 22,586 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। लेकिन इसके बाद ईडी ने बैंकों को हुए नुकसान की करीब 80% के बराबर की भरपाई कर ली। लेकिन शुरुआत खबरदार की हम करेंगे कश्मीर से, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बैठक बुलाई है कश्मीर के तमाम राजनेताओं से, वो कल है और उससे पहले बहुत ज्यादा हलचल शुरू हो गई है। अब इसमें ज्यादातर वो लोग नजर आ रहे हैं जो चाहते हैं कि किसी तरीके से जो मिशन कश्मीर है वो डिरेल हो जाए। हालांकि भारत दृढ़ है, सरकार बातचीत के रास्ते पर जब चल निकली है तो देखना होगा कि इसका नतीजा क्या निकलता है। लेकिन जो छटपटाहट दिखाई दे रही है आतंकवादियों में या आतंकवादियों के प्रायोजक हैं जो उनमें, कहीं पर बातचीत के जरिए तो कहीं पर बारूद के जरिए, इसके खिलाफ एक तरह से आप मुहिम देख सकते हैं। श्रीनगर में आतंकी हमला और सीआईडी इंस्पेक्टर की हत्या। श्रीनगर में ही पुलिस थाने पर पेट्रोल बम से हमला। उधर कठुआ बॉर्डर पर पाकिस्तान से घुसपैठ की कोशिश। ये सब उस मीटिंग के 48 घंटे पहले हुआ है जो मीटिंग कश्मीर पर दिल्ली में होनी है। सवाल यह है कि मीटिंग से पहले कश्मीर का माहौल कौन बिगाड़ रहा है और किसके इशारे पर यह किया जा रहा है। ये खौफनाक तस्वीरें श्रीनगर की। बीच सड़क पर दो आतंकियों ने खूनी खेल खेला। पीछे से आकर पुलिस इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार को गोली मार दी। हम इस वक्त उस घटनास्थल पर मौजूद है जहां पर कल शाम को पुलिस अफसर परवेज अहमद डार की बंदूकधारियों ने घात लगाकर हमला करके उनकी जान ले ली। दरअसल ये वो जगह है, यहाँ पर आप थोड़ा सा निशान भी अभी देख सकते हैं, अब धुला गया है खून और गोलियों के निशान। बिल्कुल ये जो है पिस्टल फायर्स के निशान जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। और ये मस्जिद का दरवाज़ा है, द्वार है, जहाँ इस मस्जिद में वो नमाज के लिए जा रहे थे। ये श्रीनगर के नौगाम में रात 8 बजे की बात है। परवेज अहमद डार मस्जिद से नमाज पढ़कर निकले ही थे कि थोड़ी देर में ही पीछे से आए दो आतंकवादियों ने इंस्पेक्टर डार पर फायर कर दिया और वो वहीं मुंह के बल गिर गए। दरअसल जो ही वो यहाँ इस दरवाजे पर पहुंचे, क्योंकि अजान हुई थी मगरिब की, उसी बीच यहाँ
पर जो है इस सड़क के इस तरफ जो है, जो कि सीसीटीवी फुटेज में आया है, इस सड़क पर दो हमलावर जो थे ताक में थे कि वो जो ही यहाँ पहुँचे तो उनको निशाना बनाना है, और जो ही वो यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर गिर पड़े, जो बिल्कुल सामने ही निशाना है। अगर जो सीसीटीवी फुटेज हम आज तक में दिखा रहे हैं वो अलग अलग जगहों पर सामने आई है, वो दरअसल इस सीसीटीवी कैमरे की है। जो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा है उस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से ही वो पूरा जो मामला है सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज से भी ये बात साफ है कि दोनों आतंकी ताक में ही थे कि कब इंस्पेक्टर डार मस्जिद से निकलें और कब वो उन पर हमला करें। इस आतंकी हमले ने 2017 की याद दिला दी, जब श्रीनगर में डीएसपी अयूब पंडित की उस वक्त भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी, जब वो जामा मस्जिद के बाहर सुरक्षा व्यवस्था देख रहे थे। शहीद इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार सीआईडी में थे, आतंकियों की हर चाल का पता लगाते थे, इसीलिए उन्हें टारगेट बनाकर हमला किया गया। शहीद परवेज डार की हत्या का गुनहगार आतंकी संगठन द रेसिस्टेंट फ्रंट यानी टीआरएफ है, जिसने हमले की जिम्मेदारी ली है। वो हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का ही एक फ्रंट है, जिसने कश्मीर में पिछले कुछ साल में पुलिसकर्मियों और कई बीजेपी नेताओं की हत्या की है। टीआरएफ के आतंकी अगर फिर से एक्टिव हैं और कश्मीर में फिर से आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं, तो इसमें पाकिस्तान का हाथ होने से कौन इनकार कर सकता है। अभी 3 दिन पहले सोपोर में बड़ा एनकाउंटर हुआ था, जिसमें लश्कर के टॉप आतंकी मुदासिर पंडित समेत 3 बड़े आतंकवादी ढेर हुए थे, जिसमें एक आतंकी पाकिस्तानी भी था। यानी पाकिस्तान कश्मीर में आतंक की सप्लाई में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों का गठजोड़ फिर से भारत के खिलाफ जोर लगा रहे हैं। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। ये बात तो खुद सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने आज तक को बताई थी कि ड्रोन से पाकिस्तान कश्मीर में हथियार, गोला बारूद भेज रहा है। हथियार और असला ड्रोन के जरिए हमारे देश में भेजा जा रहा है। ये भी एक खतरा है, मतलब कि अगर इस तरह से असला और एमुनिशन और ड्रग्स अगर हमारे देश में आते रहेंगे तो हो सकता है कि हमारे अंदरूनी माहौल को बिगाड़ने की कोशिश जारी है। पाकिस्तान की आतंकी हरकतों के बाद अब सवाल तो महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं से पूछे जाने चाहिए, जो पाकिस्तान से बातचीत की वकालत करती हैं और पीएम से मीटिंग के पहले अच्छे माहौल को बिगाड़ती हैं। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। 24 जून का जो दिन है वो बड़ा है, ये मीटिंग बड़ी है, इसकी योजना पूरी बनाई जा चुकी है, एजेंडा मीटिंग का तय है, टकराव के मुद्दे भी हैं, लेकिन ये सोच बड़ी है। और अभी तक जो विरोध भी कर रहे थे इस मीटिंग का, वो सब इस मीटिंग का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। तो हम आपको ये भी दिखाते हैं कि दरअसल इस मीटिंग में क्या क्या हो सकता है, क्या हो सकता है कश्मीर का फ्यूचर प्लान, क्या होगा इस मीटिंग का एजेंडा। पीएम मोदी की नई कश्मीर नीति में क्या है? क्या जम्मू कश्मीर फिर से पूर्ण राज्य बनेगा? क्या जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव होने वाले हैं? सवाल बहुत हैं, अटकलें बहुत हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि पीएम की मीटिंग में क्या होगा, क्या बात होगी। सस्पेंस बहुत है, हलचल बहुत है, सावधानी भी बहुत है। पीएम मोदी की मीटिंग से पहले पूरे जम्मू कश्मीर में 48 घंटे का हाई अलर्ट है। लाइन ऑफ कंट्रोल और बॉर्डर पर हाई अलर्ट है। हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस भी सस्पेंड रहेगी। ये सब इसलिए क्योंकि माहौल बिगाड़ने वाले एक्टिव हैं, मीटिंग को डिरेल करने वाले एक्टिव हैं, लेकिन मीटिंग तो फिक्स है और नेता भी दिल्ली के लिए निकल गए। महबूबा मुफ्ती शाम को ही फ्लाइट से दिल्ली आ गई। 24 जून की मीटिंग के 14 नेताओं में महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला शामिल हैं। सीपीएम से मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का नाम है। कांग्रेस से गुलाम नबी आजाद, ताराचंद और जीए मीर का नाम है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस से सज्जाद लोन, पीडीपी के पूर्व नेता मुजफ्फर बेग और अपनी पार्टी के नेता अल्ताफ बुखारी का नाम है। पैंथर्स पार्टी से भीम सिंह और बीजेपी से सरविंद्र रैना, पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह और कविंद्र गुप्ता का नाम है। पाकिस्तान के साथ बातचीत होना संभव नहीं है। बंदूक और बातचीत कभी इकट्ठे नहीं चल सकते हैं। एक तरफ पाकिस्तान आतंकियों को प्रशिक्षण देकर भारत में और जम्मू कश्मीर के अंदर घुसपैठ कराकर यहां आतंकी घटनाओं को अंजाम देता है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को पिछले 35 वर्षों में लहूलुहान किया है। पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप्स हैं
और पीओके में हैं, और पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक छद्म युद्ध छेड़ के रखा है। यानी कि आतंकवाद इसलिए आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। सवाल ही पैदा नहीं होता है। बंदूक और बातचीत कभी इकट्ठे एक साथ नहीं चल सकते। जम्मू में तो महबूबा मुफ्ती का विरोध शुरू हो गया। पाकिस्तान वाले बयान पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। ये कहा गया कि महबूबा को मीटिंग में बुलाया ही क्यों गया। बार बार केंद्र के ऊपर दबाव डालने की कोशिश क्यों की जाती है, इसलिए हम आज इनका विरोध कर रहे हैं और केंद्र से ये मांग कर रहे हैं कि इनको जो गैंग को वहां केंद्र की वार्ता से बाहर किया जाए। इनकी कोई भी बात जो है वो नहीं सुनी जाए। ये महबूबा मुफ्ती दिल्ली बुलाने वाली नहीं है। इस महबूबा मुफ्ती को दिल्ली मत बुलाओ प्रधानमंत्री जी, जिसको पाकिस्तान याद आ रहा है। श्रीमान प्रधानमंत्री जी, इसको दिल्ली मत बुलाओ, इसको पाकिस्तान भेजो, जो पाकिस्तान की बात करता है। जम्मू में ऐसे कई संगठन हैं, ऐसी कई पार्टियां हैं जो पहले से ही नाराज हैं कि जम्मू कश्मीर पर बड़ी मीटिंग में जम्मू की अनदेखी हुई और कश्मीर का राजनीतिक तुष्टीकरण किया जा रहा है। लेकिन ऐसे आरोप और इस नाराजगी के बावजूद केंद्र 24 जून की मीटिंग पर डटा है। कश्मीर के नेताओं ने भी कोई अड़ंगा नहीं डाला और मीटिंग में आने के लिए तैयार हो गए। Dr. Farooq Abdullah is going for a dialogue. It is a dialogue with the Prime Minister of India, and it's an inclusive dialogue, and we are very hopeful that this dialogue will lead to betterment of the state of Jammu and Kashmir, peace, progress, prosperity of Jammu and Kashmir. We are for Jammu and Kashmir, for the people of Jammu and Kashmir. We are not here for any power politics. We are here for the people of Jammu and Kashmir, and we will always stand for the people of Jammu and Kashmir. सबको यही उम्मीद है कि कोई नया रास्ता निकलेगा। अगर पीएम ने 2 साल में पहली बार जम्मू कश्मीर की राजनीति के हर अहम चेहरे को चर्चा के लिए बुलाया है, तो कोई बड़ी प्लानिंग जरूर की गई होगी। डीलिमिटेशन पर चर्चा होने की बात सभी कर रहे हैं। पीएम की मीटिंग से ठीक पहले चुनाव आयोग ने भी जम्मू कश्मीर के हर जिले के डिप्टी कमिश्नर से वर्चुअल मीटिंग की। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। तो देखिए किस तरीके से पहले जब ये बातचीत की पेशकश की गई थी तब सबको ये डाउट था कि क्या महबूबा मुफ्ती उसका हिस्सा बनना चाहेंगी या फिर नहीं बनना चाहेंगी। लेकिन आखिरकार महबूबा मुफ्ती ने अपना एजेंडा भी उसमें चलाने की कोशिश की, पाकिस्तान का नाम लाने की कोशिश की और अब वो दिल्ली भी पहुंच चुकी हैं। जिस फ्लाइट से वो आ रही थी उसमें हमारे सहयोगी अशरफ वानी भी मौजूद थे, उन्होंने खास बातचीत की है, सुनिए उसका अंश। गुरुवार यानी कल प्रधानमंत्री की तरफ से 2 साल बाद कश्मीर को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। ऑल पार्टी बैठक है जिसके लिए जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दल दिल्ली पहुंच गए हैं। सिर्फ मात्र डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जिनकी तबीयत ठीक नहीं थी वो कल सुबह दिल्ली पहुंचेंगे। हम इस वक्त उसी जहाज में हैं जिसमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती दिल्ली के लिए रवाना हुई श्रीनगर से, और साथ ही साथ जो है जम्मू कश्मीर की भूतपूर्व मुख्यमंत्री उन्हीं की मांगों को लेकर पूरा जो ये फोकस है प्रधानमंत्री की ऑल पार्टी मीटिंग का है। महबूबा जी बात नहीं करना चाहते हैं मीटिंग से पहले, लेकिन फिर भी हम उनसे जानना चाहेंगे। महबूबा जी, दरअसल आपने जो कल कहा कि हम खुली मन और खुली बात लेकर दिल्ली जा रहे हैं, तो क्या पहले आप ये मन बना रहे थे कि सिर्फ डॉक्टर साहब को गुपकार एलायंस की तरफ से भेजा जाए, ये काफी देर से फैसला हुआ, कल आपने कहा कि नहीं चलो मैं भी चलती हूं, तो सिर्फ इतना बता दीजिए कि आप खुले मन से जा रहे हैं दिल्ली? बिल्कुल खुले मन से जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं, जो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, नेचुरली पूरे खुले मन से जा रहे हैं। थैंक यू। नहीं, एक ही बात जानना चाहेंगे, आपकी मांगे काफी बार बार कल वैसे महबूबा मुफ्ती जी ने अपनी तरफ से पूरी बात जो है सामने रखी है। वो जो चाहती है उन्होंने मीटिंग के बाद ही उसका खुलासा किया था कि खास तौर से 3 महत्वपूर्ण मांगे हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, अगर कश्मीर में अमन लौटाना है तो उसके लिए केंद्र सरकार को कुछ पहल करनी पड़ेगी, जैसे कि जो लोग जेलों में हैं, जो कल भी महबूबा जी ने बात कही कि उनको छोड़ा जाए। साथ ही साथ जो कश्मीर में व्यवसाय बैठा है, पहले अनुच्छेद 370 हटने के बाद लगातार कई महीनों तक कश्मीर बंद हो जाने से और बाद में फिर कोरोना वायरस से। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो है कि डायलॉग, वो बिलीव करती है, वो उनकी पार्टी का बेसिक फंडामेंटल है, और जब बीजेपी के साथ पीडीपी की सरकार भी चलती थी तब भी उनका इसी बात पर जोर था कि बातचीत से ही मुद्दों का निपटारा होगा।
चाहे फिर वो बातचीत हुर्रियत नेताओं से हो या फिर पाकिस्तान से। तारिक लोन के साथ अशरफ वानी, दिल्ली श्रीनगर से दिल्ली जाने वाले जहाज से आज तक। तो अशरफ वानी की ये बातचीत आपने सुनी है। बहुत सारी चीज़ों पर अभी महबूबा बहुत खुलकर नहीं बोल रही हैं। हम नॉर्थ सिक्किम में जहां पर खड़े हैं वो एक दूसरा सरहदी इलाका हो जाता है भारत का, और हम बात वहां से कश्मीर की कर रहे हैं। यहाँ का मौसम तो जैसा है वो आप देख रहे हैं। कश्मीर का मौसम कितना बदलेगा इस बातचीत से, खबर की पूरी पिक्चर समझना बहुत ज़रूरी यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी जैसे ही ये घोषणा हुई थी कि बातचीत होगी, राजनीतिक एजेंडा चलाने की शुरुआत वहां से हो गई थी, लेकिन आज की तारीख में समझिए ये कि जम्मू कश्मीर के लिए जो नया कदम बढ़ा था वो वापस नहीं हो सकता है। जम्मू कश्मीर की नई विधानसभा के स्वरूप को तय करने के लिए डीलिमिटेशन आयोग काम कर रहा है। नई विधानसभा में पीओके के लिए छोड़ी गई 24 सीटों को अलग हटा दें तो 90 सीटें हो जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर के किस क्षेत्र में अब कितनी सीटें आने वाली हैं। उसी सवाल में नए कश्मीर की राजनीति पूरी तरीके से छिपी हुई है। आज जम्मू कश्मीर के 20 जिलों के डिप्टी कमिश्नर्स के साथ 2 अलग अलग सेशंस में डीलिमिटेशन कमीशन ने वर्चुअल बैठक की। बैठक में उप चुनाव आयुक्त चंद्रभूषण शामिल हुए। डिप्टी कमिश्नर्स के साथ उनके जिलों में भौगोलिक स्थिति, डेमोग्राफिक पैटर्न, प्रशासनिक दिक्कतों को लेकर चर्चा हुई। डिप्टी कमिश्नर से एसटी आरक्षित सीटों के बारे में भी जानकारी ली गई। नई विधानसभा में एसटी आरक्षित सीटों को निर्धारण काफी अहम होगा। जातिवार आंकड़ों और जमीनी हालात को देखते हुए एसटी आरक्षित सीटों पर फैसला होना है। वैसे तो डीलिमिटेशन का आधार 2011 की जनगणना होनी है, लेकिन डिप्टी कमिश्नर्स के जरिए डीलिमिटेशन कमीशन को मिले जिलों के अपडेटेड आंकड़ों को ध्यान में रखा जाएगा। आज डिप्टी कमिश्नर्स के साथ डीलिमिटेशन कमीशन ने जो चर्चा की वो उनके द्वारा भेजे गए प्रोविजनल आंकड़ों पर आधारित थी। डीलिमिटेशन कमीशन अभी राज्य की नई विधानसभा की ड्राफ्ट नक्शा बनाने पर काम कर रहा है। ड्राफ्ट लिमिटेशन नक्शा बनने के बाद उसे सार्वजनिक करके उस पर सुझाव मांगे जाएंगे। डीलिमिटेशन कमीशन को डीलिमिटेशन का काम यानी परिसीमन का काम 6 मार्च 2022 तक पूरा करना है। और अब आज की जो सबसे बड़ी और अहम खबर सामने आई है वो आई है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में एक बम धमाका हुआ है। सामान्य सी चीज आपको लग रही होगी, लेकिन ये जो धमाका हुआ है वो हाफिज सईद के घर से बस चंद कदम की दूरी पर हुआ है। और इसीलिए चूंकि अब समानांतर एक FATF की बैठक भी चल रही है जहां पर पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट में रहने को लेकर फैसला होना है, तो ऐसे में समझिए कि अगर हाफिज सईद को कोई निशाना बना रहा है तो कौन बना रहा है, कौन है जो पाकिस्तान में नहीं चाहता कि अब हाफिज सईद रहे। देखिए ये रिपोर्ट। लाहौर का जौहर टाउन सुबह 11 बजे, और ऐसा धमाका कि आसपास के घर गिर गए। दूर दूर तक घर डैमेज हो गए, गाड़ियां डैमेज हो गईं, कई गाड़ियों में आग लग गई। पूरी सड़क पर तबाही ही तबाही दिख रही थी। इधर मोटरसाइकिल में 3 दफा इधर चक्कर लगा के गई हूँ, किसी ने मोटरसाइकिल को नहीं देखा। मोटरसाइकिल के अंदर एकदम जब हम इधर से इंटर हुए, इधर से मोटरसाइकिल फटी है। वो बंदा खुद मोटरसाइकिल के सामने खड़ी करके वो सामने गाड़ी किस लिए खड़ी की हुई है? ये सेफ्टी करने के लिए ये लोग हैं। ये कोई किसी की सिर्फ चुगते तौर पे तो भाई साहब। लेकिन ये पाकिस्तान में रोज होने वाला कोई धमाका नहीं था। जहां धमाका हुआ वो कोई आम इलाका भी नहीं है, हाई सिक्योरिटी इलाका है। जिस जौहर टाउन के इलाके में ये धमाका हुआ वो आतंकी हाफिज सईद का इलाका था। धमाके वाली जगह से आतंकी हाफिज सईद का घर सिर्फ 120 मीटर दूर था। खुद हाफिज सईद धमाके के वक्त अपने घर पर ही मौजूद था। इसी ने सबको हैरान कर दिया कि क्या इस धमाके का टारगेट हाफिज सईद था। ये बात पहली नजर में तो गले नहीं उतरती, क्योंकि जिस हाफिज सईद को पाकिस्तान में कोई हाथ नहीं लगा सकता था, जिस हाफिज सईद की हिफाजत खुद पाकिस्तानी सेना करती है, जिस हाफिज सईद की हिफाजत के लिए पुलिस हमेशा चौकन्ना रहती है, जिसके अपने आतंकी AK-47 लिए 24 घंटे पहरा देते हैं, उस हाफिज सईद को पाकिस्तान में कौन ठिकाने लगाना चाहता है? कौन लाहौर में उसे उड़ाने के लिए बारूद लेकर उसकी गली तक पहुंच गया? हाफिज सईद के घर की खिड़कियों के शीशे टूट गए, उसके घर की दीवारें डैमेज हो गईं। हाफिज सईद के आतंकी बॉडीगार्ड्स को भी चोटें आई। बताया जा रहा है कि विस्फोटक एक कार में रखे गए थे, जिसे रिमोट से उड़ाया गया। ये कार हाफिज सईद के घर तक पहुंच जाती अगर बीच में पुलिस चेक पॉइंट न आता।
तो पुलिस चेक पॉइंट हाफिज सईद की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। धमाके में इसके पुलिस वाले भी जख्मी हो गए। मेन मौलाना शौकत अली रोड है, उससे तकरीबन 100 मीटर जैसे ही आप अंदर आए तो गाड़ियों के शोरूम्स हैं, साथ एक बहुत बड़ा अस्पताल है और ये इब्तिदा है, यहाँ से डिस्ट्रक्शन की इब्तिदा होती है। अगर आपको फखरबाज दिखा रहा है, ये गाड़ियों का शोरूम है, आप देख सकती हैं कि इसके शीशे टूट गए हैं, बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा। फिर अगला घर आप देख सकती हैं, इसके अंदर गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, गाड़ियाँ बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। आप देख रहे हैं खबरदार। और अब बात हम कोरोना वायरस की करेंगे, क्योंकि तू डाल डाल में पात पात, ये दुनिया और कोरोना वायरस के बीच का मुकाबला नजर आ रहा है। किस तरीके से इसके अलग अलग वेरिएंट अचानक समय समय पर निकलते हैं, लेकिन डेल्टा वेरिएंट जो है वो कैसे छका रहा है। क्योंकि वैक्सीनेशन की रफ्तार को तेज करने के बावजूद क्या हम ये जंग जीत पाएंगे, ये बड़ा सवाल सबके सामने खड़ा हो जाता है। ये वेरिएंट जो डेल्टा वेरिएंट है, डेल्टा प्लस, ये पहली बार यूरोप में इसी साल मार्च में पहचाना गया था। हालांकि इसका पहला केस 13 जून को सार्वजनिक हुआ। वैज्ञानिकों के अनुसार डेल्टा प्लस वेरिएंट पहली बार भारत में पाए गए डेल्टा वेरिएंट का ही बदला हुआ स्वरूप है। इस वेरिएंट को लेकर शोध शुरुआती चरण में है, जिसमें देखा जा रहा है कि क्या डेल्टा प्लस वेरिएंट अपने पुराने साथियों से ज्यादा खतरनाक है। लेकिन वैज्ञानिकों को आशंका है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट दुनिया भर में लगाई जा रही वैक्सीन के प्रभाव को कम करने में कामयाब हो सकता है। अभी तक अमेरिका, ब्रिटेन, पुर्तगाल, जापान, नेपाल, चीन और रूस समेत 10 देशों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामलों की पुष्टि हो चुकी है। भारत में भी 40 केस आ चुके हैं, जिसके बाद सवाल पूछा जा रहा है कि तीसरी लहर क्या डेल्टा प्लस वेरिएंट पर ही सवार होकर आएगी। डेल्टा प्लस अभी 9 देशों में पाया गया है। भारत में इसके 22 मामले अभी तक मिले हैं। अभी इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की श्रेणी में रखा गया है। मंगलवार शाम स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेल्टा प्लस को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया गया और शाम ढलते ढलते इसे बदलकर वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी घातक वेरिएंट घोषित कर दिया गया। देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित 40 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। सबसे ज्यादा 21 मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 6, केरल और तमिलनाडु में 3-3, कर्नाटक में 2 और आंध्र प्रदेश, पंजाब और जम्मू में 1-1 केस सामने आ चुके हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट के खिलाफ मध्य प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र सरकार को एक्शन लेने की एडवाइजरी भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी कर दी है। प्रेजेंट रिगार्डिंग डेल्टा वेरिएंट और डेल्टा प्लस, I can just submit the data that yes, approximately 21 numbers has been found out in a sample of 7,500 which were collected since 15th of May till to date. So now we have given instructions to all my subordinate officers that the index cases of these Delta plus variant should be monitored very closely. भारत में दूसरी लहर का जिम्मेदार कोरोना का डेल्टा वेरिएंट था। वैज्ञानिकों के मुताबिक अब डेल्टा वेरिएंट ने म्यूटेट होकर डेल्टा प्लस का रूप ले लिया है। अभी तक के वैज्ञानिक शोधों के आधार पर कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को अब तक का सबसे शक्तिशाली वेरिएंट माना जा रहा है। डेल्टा प्लस वेरिएंट पुराने डेल्टा वेरिएंट से 50% तक ज्यादा संक्रामक हो सकता है। कुछ वैज्ञानिकों का दावा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट वैक्सीन और इन्फेक्शन इम्यूनिटी दोनों को चकमा दे सकता है। हालांकि अभी तक डेल्टा प्लस के असर को लेकर कोई भरोसेमंद रिसर्च सामने नहीं आई है, लेकिन खतरा जताया जा रहा है कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर का कारण भी कोरोना का यही डेल्टा प्लस वेरिएंट बन सकता है। थ्योरेटिकली ये पॉसिबल है और रादर ये पॉसिबल है कि अगर आपको पहली बार कोरोना हो चुका है, आपको 6 से 8 महीने हो चुके हैं, आपकी न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज कम हो रही है, तो डेल्टा प्लस आपको इन्फेक्ट करेगा ही करेगा। डेल्टा प्लस के आपको डेल्टा वायरस भी इन्फेक्ट करेगा। इसलिए सबसे जरूरी है कि अगर आपको इन्फेक्ट हो चुके हैं तो आप वैक्सीन लगवाइए। पहले डेल्टा और अब डेल्टा प्लस वेरिएंट इस वक्त भारत ही नहीं पूरी दुनिया में चिंता का सबब बना हुआ है। कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट भारत के अलावा 9 देशों में पाया गया है। डेल्टा प्लस की आहट के बीच डेल्टा वाली चिंताएं सारे रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। ब्रिटेन में डेल्टा वेरिएंट इस कदर फैल चुका है कि वहां 90% से अधिक नए मामलों की वजह डेल्टा वेरिएंट है।
अमेरिका में आने वाले कोविड के नए मामलों में भी 20% से अधिक में संक्रमण की वजह डेल्टा वेरिएंट ही है। The vaccines we have do protect well against the Delta variant. So if ever there was a reason to get vaccinated, it's right now, because we're seeing this Delta variant double every 2 weeks. We're up to 20.6% of the isolates now are Delta variants. A few weeks ago, it was like 2 or 3 or 4%. डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन दोनों वेरिएंट पर कोरोना वैक्सीन किस हद तक कारगर है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोविशील्ड और कोवैक्सीन के डेल्टा वेरिएंट पर असर के शोध जारी हैं। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। 21 जून को देश में वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बना था और मध्य प्रदेश ने भी अपने हिसाब से एक रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन 22 जून तक सवाल ये होने लगे कि क्या मध्य प्रदेश ने वैक्सीन इकट्ठा करके रखी थी ताकि केवल रिकॉर्ड बन सके। आपको बताएं कि 21 जून को 17 लाख से ज्यादा वैक्सीन डोज लगाने वाले मध्य प्रदेश में 22 जून को 5000 से भी कम डोज लगाए गए। ये सुनकर हर कोई हैरान रह गया। कांग्रेस ने आरोप लगा दिया कि 21 जून को वाहवाही बटोरने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले कुछ दिनों में वैक्सीनेशन को धीमा किया, लेकिन कांग्रेस के ये सारे आरोप आज यानी बुधवार को धाराशायी हो गए, क्योंकि मध्य प्रदेश में आज एक बार फिर सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ। आज 9 बजे तक मध्य प्रदेश में 11 लाख वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी है। तो अब सवाल यह है कि 22 जून को मध्य प्रदेश में 5000 से कम डोज क्यों लगे। हमने इस सवाल का रियलिटी टेस्ट किया है। ये 21 जून की तस्वीरें हैं जब मध्य प्रदेश ने वैक्सीनेशन ड्राइव का एक्सीलेटर इतनी जोर से दबाया था कि 72,000 वैक्सीन प्रति घंटे की रफ्तार से 24 घंटे में 17,44,000 डोज लगाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन अगले ही दिन यानी 22 जून को ऐसा जोरदार ब्रेक लगा कि उड़ान भरती वैक्सीनेशन ड्राइव धड़ाम करके धराशायी हो गई। एक दिन में 99% की गिरावट के साथ वैक्सीन डोज लगी सिर्फ 4,842। जाहिर है पहली नजर में सवाल उठता है कि ऐसा कैसे। ऐसे ही सवालों को कांग्रेस ने हवा दे दी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने मध्य प्रदेश में 3 दिन के वैक्सीनेशन के आंकड़े शेयर करते हुए कहा कि हम किसे बेवकूफ बना रहे हैं। पी चिदंबरम ने कटाक्ष किया कि इसको लेकर मोदी सरकार को औषधि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल सकता है। शिवराज सिंह जी, आप रिकॉर्ड बनाना, अपनी इमेज सुधारना, सरकार के लिए का काम की वाहवाही हेडलाइन में बनाने के बजाय असल में वैक्सीनेशन कैसे उस पर काम करना चाहिए। कांग्रेस का आरोप है कि मध्य प्रदेश सरकार ने 21 जून को रिकॉर्ड बनाने के लिए ही वैक्सीन स्टॉक की हुई थी। उनके दावे का आधार यह है कि मध्य प्रदेश में 13 जून से 16 जून के बीच हर रोज औसतन 2,28,784 वैक्सीन लग रही थी। वहीं महाटीकाकरण से ठीक 4 दिन पहले रोज औसतन 42,850 वैक्सीन ही लगाई जाने लगी। यानी 17 जून से 20 जून के बीच 400% तक की गिरावट कैसे आ गई। कांग्रेस का आरोप है कि इसी फॉर्मूले से मध्य प्रदेश सरकार ने 21 जून को टॉप किया और 22 जून को फिसड्डी साबित हो गई। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस के इन आरोपों पर चुन चुन कर जवाब दिए। मैं उनको दिव्य ज्ञान देना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश में 4 दिन वैक्सीनेशन होता है। 21 जून को था सोमवार हमारा वैक्सीनेशन डे है। मंगलवार हमारा वैक्सीनेशन डे नहीं होता। बुधवार आज हमारा वैक्सीनेशन डे है। अभी तक हम 4,75,000 लोगों को वैक्सीन लगवा चुके हैं। 21 जून को वैक्सीनेशन के वर्ल्ड रिकॉर्ड का फॉर्मूला तो चिकित्सा मंत्री ने नहीं बताया, लेकिन उसके एक दिन पहले यानी 20 जून और एक दिन बाद यानी 22 जून को बेहद कम वैक्सीनेशन के पीछे का जो तर्क दिया, उसके मुताबिक 20 जून को राज्य में केवल 692 डोज दिए गए क्योंकि उस दिन रविवार था, यानी नो वैक्सीनेशन डे। 22 जून को राज्य में केवल 4,842 डोज लगे क्योंकि उस दिन मंगलवार था, यानी नो वैक्सीनेशन डे। क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार हफ्ते में सिर्फ 4 दिन फ्री के टीके लगवाती है, इसलिए 20 और 22 जून को सिर्फ प्राइवेट अस्पतालों में ही वैक्सीन लगी। आज मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन डे है और आज एक बार फिर मध्य प्रदेश एक दिन में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला राज्य बन गया।
बुधवार है आज, बुधवार को क्या स्थिति वैक्सीन केंद्रों पे हम आपको सबसे पहले वो दिखाते हैं। विश्वास सानंग हमारे साथ है, मौजूद भी है, ये वैक्सीन केंद्र पे जायजा लेने पहुंचे, क्योंकि सरकार पे लगातार सवाल उठ रहे हैं कि वैक्सीनेशन जिस दिन महाअभियान था उस दिन तो 16 लाख लग गए, उसके अगले दिन यानी मंगलवार को बेहद कम वैक्सीन लगी, 4000 के करीब वैक्सीन लगी। अभी की स्थिति आप देखिए कि बड़ी संख्या में लोग आज जो वैक्सीनेशन का दिन है वैक्सीन केंद्रों पर पहुंचे हुए हैं। देखिए आज हमारे पास सुबह 10 लाख वैक्सीन के डोज थे और 5,71,000 हमारे पास शाम तक आ जाएंगे। टोटल मिलाकर आज हमारे पास 15,71,000 डोज है। 1 बजे तक हम 4,75,000 लोगों को लगा चुके हैं। 5 बजे तक हमें लगता है कि हम 5.5 लाख तक करीब पहुँच पाएंगे। हमारे पास सफिशिएंट वैक्सीन है। मध्य प्रदेश में 22 जून को कम वैक्सीनेशन पर कांग्रेस के आरोपों का रिजल्ट रियलिटी टेस्ट में निगेटिव आया, लेकिन मध्य प्रदेश को छोड़ दें तो कई राज्यों में 21 जून के मुकाबले 22 जून को अपना प्रदर्शन बेहतर किया। कोविन डैशबोर्ड के मुताबिक महाराष्ट्र में सोमवार के मुकाबले मंगलवार को 45% से ज्यादा वैक्सीन डोज लगे। पंजाब में सोमवार की तुलना में मंगलवार को 24% ज्यादा वैक्सीन डोज लगाई गई। हिमाचल प्रदेश में 23% और छत्तीसगढ़ में 22% से ऊपर की वृद्धि देखी गई। उत्तर प्रदेश में भी वैक्सीनेशन में मंगलवार को 15% ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ। हालांकि दिल्ली में वैक्सीनेशन का औसत रिकॉर्ड 70 से 72 हजार डोज प्रतिदिन का है। 21 जून को भी दिल्ली में 76 हजार डोज लगाए गए, जिसको लेकर विपक्षियों ने सवाल उठाए तो जवाब में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने तंज कस दिए। आप समझने की कोशिश कीजिए, दिस इज नॉट ए इवेंट। वो लोग कह रहे हैं कि उस दिन क्यों नहीं लगाई। अरे भाई हम रोज लगा रहे हैं ना, हम रोज आना 75,000 80,000 लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश में जितनी लगी थी उसकी 1% भी नहीं लगा पाए अगले दिन। अगर आप महीने में एक ही दिन लगाएंगे कि वो बेटर है कि हम रोज लगाएंगे बेटर है। ये सही है कि 21 जून को विश्व रिकॉर्ड बनाने के बाद अगले दिन वैक्सीनेशन ड्राइव की स्पीड में कमी आई, लेकिन बुधवार को वैक्सीनेशन ने दोबारा तेजी पकड़ी है। जाहिर है रफ्तार पकड़ने से पहले ट्रेन को भी अपनी स्पीड कई बार एडजस्ट करनी पड़ती है। उम्मीद कीजिए अब वैक्सीनेशन एक्सप्रेस तेजी से पटरी पर दौड़ती रहेगी। भोपाल से रवीशपाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। कश्मीर के नेताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत कल होनी है, उस पर नजरें हमारी टिकी रहेंगी। पूरा विश्लेषण हम आपके लिए करते रहेंगे। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।